हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं एनालिसिस 19/12/2022 का जो हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के केसेस के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर 5 ऑफ 2019 से रिलेटेड। जैसा कि आप जानते ही हैं, रीसेलेक्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो रिवाइज रिजल्ट के अंदर जो सिलेक्ट हुए और कुछ फ्रेश कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए। रिवाइज रिजल्ट के बाद उनकी ज्वाइनिंग के कुछ प्रॉब्लम रही, रिलीविंग उनकी की गई और रिलीविंग के बाद उनकी ज्वाइनिंग के अंदर समय लगा। सो फ्रेंड्स, सीएस की एक लेटर भी इशू हुई थी 16/12/2022 को, और वो लेटर का जो कंटेंट है दैट इज़ रिगार्डिंग द सैलरी ऑफ द गैप पीरियड। सो आज हम इन सारे फैक्ट्स को एनालाइज करेंगे और देखेंगे कि केस किस सिचुएशन के अंदर है और कैंडिडेट्स को क्या रिलीफ इन केसेस के अंदर मिलने वाला है या कोर्ट ने क्या डायरेक्शंस की हैं। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी लीगल टॉक्स। आई एम एडवोकेट विकास कुमार सांगवान, practicing lawyer in Punjab and Haryana High Court, Chandigarh. So friends, from the very beginning you have seen that candidates are approaching the Honorable High Court for various reliefs, including the relief of the continuity of service and continuity of the gap period, as well as the salary for the gap period. In addition to this, there are some issues relating to reallocation, the relieving of the candidates. Some waiting candidates are there in the court for some kind of reliefs. The fresh candidates are there, the relieving candidates are there, and these matters have been divided into 4 categories 1, 2, 3 and 4. सो कैटेगरी 1 के जो केसेस थे वो 19/12/2022 के लिए अभी लिस्टेड थे, और जैसा कि उससे 2-3 दिन पहले आपने देखा होगा 16 दिसंबर 16/12/2022 को सीएस के द्वारा एक लेटर इशू की गई थी, जिसके अंदर की गैप पीरियड को, जो रिलीविंग और रीज्वाइनिंग के बीच का जो पीरियड है, उसे सिविल सर्विसेज रूल्स 2016 के रूल 8.10 8 का 10 जो रूल है उसके अंदर इसे कंपलसरी वेटिंग पीरियड मानकर और कैंडिडेट्स को उस पीरियड के लिए सैलरी जो है वो सीएस के ऑर्डर द्वारा ग्रांट की जा रही है, और अप्रोप्रिएट केसेस को फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजने के लिए डिपार्टमेंट्स को डायरेक्शंस इशू की गई हैं। यही सेम लेटर 19/12/2022 को जो प्रोसीडिंग्स हुई कोर्ट नंबर 13 ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अरुण मोंगा जी की कोर्ट में, जो कि आइटम नंबर 254 जो लिस्टेड थे, उसके अलावा आइटम नंबर 113, आइटम नंबर 130 और आइटम नंबर 271 अलॉन्ग विद दी अदर आइटम्स जो लिस्टेड थे, वहाँ पर कोर्ट ने इस लेटर को ऑन रिकॉर्ड लेते हुए जो ऑब्जर्वेशन और जो डायरेक्शंस बताई हैं 19/12/2022 के ऑर्डर के अंदर, उनके मुताबिक कैंडिडेट्स को रिलीविंग पीरियड और ज्वाइनिंग पीरियड के बीच का जो गैप है, इस पीरियड की सैलरी जो है वो ग्रांट सीएस के द्वारा डिपार्टमेंट्स के द्वारा की जाएगी। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रोप्रिएट केसेस विद दी अलॉन्ग विद दी रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो भेजे जाएंगे डिपार्टमेंट्स के द्वारा, एंड डायरेक्शंस हैव ऑलरेडी बीन इशूड in this respect by the CS office to the various departments where the candidates are working. सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सीएस की लेटर है इसके अंदर जो रूल कोट किया गया है, रूल 8.10 जो कि कंपलसरी वेटिंग पीरियड की बात करता है, इसकी अगर हम लैंग्वेज को देखते हैं और जो नोट 1 एंड नोट 2 को अगर हम देखते हैं तो वहाँ से हमें ये पता लगता है कि यहाँ पर जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है, चाहे वह एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है या फिर डिपार्टमेंट हेड हैं, उनको पावर है 30 डेज और 42 डेज के पीरियड को सैंक्शन करने के लिए, जिसे कि पीरियड ऑन ड्यूटी समझा जाएगा। और यहाँ पर जिन केसेस के अंदर स्पेशली वी टॉक अबाउट द विकास मीना केस एंड द डायरेक्शंस ऑफ द हाई कोर्ट ऑन पास्ड ऑन 1 सितंबर 2022। तो यहाँ जो क्वेश्चन अराइज हुआ था वो अराइज हुआ था कि ये जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी ज्वाइनिंग हो रही है, लेट ज्वाइनिंग जिनकी हो रही है, बेशक वो किसी भी रीज़न से हो, चाहे वो कुछ कैंडिडेट्स रिलीव नहीं हो पाए जिनके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से स्टे ग्रांट हुआ था 6 जुलाई 2022 के ऑर्डर के तहत, और जिसे फर्दर नेक्स्ट डेट के लिए एक्सटेंड कर दिया गया था बाय वे ऑफ नेक्स्ट ऑर्डर। सो उन कैंडिडेट्स का जो गैप पीरियड क्रिएट हुआ, उन कैंडिडेट्स की रिलीविंग नहीं हो पाई, जिसकी वजह से दूसरे कैंडिडेट्स का गैप पीरियड क्रिएट हुआ जिन्हें ज्वाइनिंग नहीं मिल पाई।
उसके रिगार्डिंग उस पीरियड को कंपलसरी वेटिंग पीरियड मानते हुए उस पीरियड की सैलरी जो है वो ग्रांट करने का सीएस ने ऑर्डर पास किया। और इसी ऑर्डर को 19/12/2022 को स्टेट काउंसिल ने कोर्ट के सामने रखा, जिसे कि कोर्ट ने अपने ऑर्डर के अंदर ऑब्जर्वेशन उसके रिगार्डिंग दी है। तो यहाँ पर जो कैंडिडेट्स जिनका वेटिंग पीरियड रहा, जिनकी रिलीविंग और जिनकी ज्वाइनिंग के बीच में पीरियड है, गैप पीरियड है, उस पीरियड की सैलरी से रिलेटेड ये ऑर्डर पास किया गया एंड कोर्ट हैज़ एक्सेप्टेड दैट ऑर्डर। लेकिन एक जो टेक्निकल डिफ़िकल्टी इस ऑर्डर के अंदर जो फर्दर फेस होगी, जब ये केसेस फाइनेंस डिपार्टमेंट को भेजे जाएंगे डिपार्टमेंट्स के द्वारा डाटा कलेक्ट करके, वहाँ पर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो 30 डेज़ और 42 डेज़ की जो लिमिटेशन है, उससे ज़्यादा का अगर पीरियड है जिन कैंडिडेट्स का, उस पीरियड से रिलेटेड क्या किया जाएगा। तो इट मीन्स कि जो ऑर्डर पास किया गया है वो सारे के सारे उन रीसेलेक्टेड कैंडिडेट्स के ऊपर एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा जो कि इस चीज़ से इफ़ेक्टेड हैं। फ्रेंड्स देखिए, सीएस कोई भी ऑर्डर पास करता है तो सिविल सर्विसेज रूल्स 2016 के अंडर जो प्रोविजंस हैं उन्हीं के तहत उसी अथॉरिटी को एक्सरसाइज करते हुए किसी भी प्रकार का कोई भी रिलीफ है वो कैंडिडेट्स को ग्रांट किया जा सकता है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक केसेस कि जहां पर एक प्री रिवाइज्ड रिजल्ट को आंसर की गलत होने की वजह से कैंसिल कर दिया गया था कोर्ट के द्वारा। 25 अप्रैल 2022 का ऑर्डर जो अमित कुमार एंड अदर्स के केस में पास किया गया था और एचएसएससी को रिवाइज्ड रिजल्ट के लिए कहा गया था। सो इस तरीके की जो कंडीशन है जहां पर जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी वर्किंग कर रहे थे उसमें से कुछ कैंडिडेट रीसेलेक्ट हुए या मैक्सिमम कैंडिडेट्स रीसेलेक्ट हुए और कुछ कैंडिडेट्स जो थे वो मेरिट के अंदर अपना स्थान नहीं पा सके बिकॉज ऑफ द लेसर मार्क्स। कुछ कैंडिडेट्स के मार्क्स डिडक्ट हुए तो कुछ कैंडिडेट्स को जो करेक्ट आंसर की थी उसकी वजह से मार्क्स ग्रांट हुए, जिसकी वजह से जो रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट थी वो प्रिपेयर की गई और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को स्टेशंस जो है वो रीअलोकेट की गई। अब यहाँ पर जो तीन चीज़ें जो एक मेन जो एक किसी भी एम्प्लॉय के अंदर किसी भी एम्प्लॉय से रिलेटेड जो सामने आती हैं वो आती हैं तीन रिलीफ। नंबर वन, उनकी प्रीवियस सर्विस का क्या होगा। तो उससे रिलेटेड आपको पता ही है कि 1/7/2022 का जो आबास रोहिला का ऑर्डर है या 1/8/2022 का जो तरुण के केसेस के अंदर ऑर्डर है, और इसके अलावा भी 8-10 पेटिशंस के अंदर कोर्ट ने कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस ग्रांट करने के लिए ऑलरेडी उन कंसर्न केसेस के अंदर ऑर्डर पास कर दिया था। उसके बाद एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि a common order should be passed from the CS, but a reasonable time has passed. So, because of that reason, number of the petitioners, number of the employees, they have joined other petitions for the continuity of service. That was also listed along with the matters on 19/12/2022। उसके अलावा जो सेकंड रिलीफ है कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस के साथ, सेकंड रिलीफ जो है वो है कंटिन्यूटी ऑफ गैप पीरियड और थर्ड रिलीफ है सैलरी फॉर द गैप पीरियड। सो बाय वे ऑफ दिस लेटर जो थर्ड रिलीफ है और कोर्ट का जो ऑर्डर है 19/12/2022 का जो लास्ट डेट इन केसेस के अंदर लगी है, उसके अनुसार कैंडिडेट्स का जो थर्ड रिलीफ है गैप पीरियड का उसे कवर किया गया है। लेकिन इसके अंदर जैसे मैंने आपको बताया जो प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज फेस होंगी आने वाले समय के अंदर जब ये केसेस अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट्स को भेजे जाएंगे और वहाँ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो डिटेल्स भेजी जाएंगी और जिन कैंडिडेट्स का पीरियड 30 डेज या 42 डेज से ज़्यादा है उन कैंडिडेट्स को किस तरीके से इस ऑर्डर के अंदर कवर किया जाएगा और किस तरीके से रिलीफ ग्रांट किया जाएगा। क्योंकि कोई भी अथॉरिटी है वो अपनी पावर जो रूल्स के अंडर उसको दी गई है उसे ओवर एक्सरसाइज करते हुए या उसे ओवर रीच करते हुए रिलीफ ग्रांट नहीं कर सकती, नहीं किया जा सकता। सो दैट डिफ़िकल्टी इज सर्टेनली गोइंग टू कम एंड द कैंडिडेट्स विल फेस दैट प्रॉब्लम। सेकेंड थिंग इज अबाउट द कंटिन्यूटी ऑफ गैप पीरियड। देखिए फ्रेंड्स, जब कैंडिडेट्स ने रीअलोकेशन को चैलेंज किया और अपनी रिलीविंग को चैलेंज किया शुरुआत में जुलाई के महीने में, जब 23/6/2022 को रिवाइज्ड रिजल्ट आया और उसके बाद में रीअलोकेशन कैंडिडेट्स की गई तो कैंडिडेट्स ने रीअलोकेशन को चैलेंज किया। कोर्ट ने जो पहले मैंने केसेस बताए हैं कुछ जिसके अंदर आबास रोहिला का केस है और जिसके अंदर तरुण एंड अदर्स का केस है, उन केसेस के अंदर रीअलोकेशन को कोर्ट ने इंटरफेयर नहीं किया और कोर्ट का यह कहना था कि इसे एज अ ट्रांसफ़र मान लिया जाए और सरकार को अथॉरिटी है।
सो जब एज अ ट्रांसफ़र मान लिया जाए तो यह चीज़ इम्प्लाइड है कि इस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर काउंट किया जाए, जो प्रीवियस उनका सर्विस पीरियड है जो 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी और सितंबर 2020 से लेकर और जून 2022 तक जिन लोगों ने रिवाइज रिजल्ट से पहले और रिलीविंग से पहले जो सर्विस उन्होंने अपने डिपार्टमेंट्स के अंदर की है। सो इन द एब्सेंस ऑफ एनी रूल्स, जब कोर्ट का एक ऑर्डर आ चुका है इसके रिगार्डिंग, लेकिन उसके बावजूद भी जो कैंडिडेट्स ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दी, वहाँ पर सीएस के थ्रू या किसी भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के थ्रू कोई कॉमन ऑर्डर जो है वो पास नहीं किया गया। सो दैट कंपेल्ड द एम्प्लॉयज़ टू ज्वाइन द पेटिशंस विच आर पेंडिंग बिफोर द कोर्ट फॉर द ग्रांट ऑफ द रिलीफ ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस as well as the gap period that should also be considered as the continuous period, and this total period should be included in their total service period. यह पीरियड जब टोटल सर्विस पीरियड के अंदर काउंट होगा तो जो वेरियस एस्पेक्ट्स हैं जॉब के, जैसे कि इंक्रीमेंट्स, जैसे कि सीनियरिटी, जैसे कि आपकी नेशनल पेंशन स्कीम के अंदर जो आपकी पार्टिसिपेशन है उससे रिलेटेड जो एस्पेक्ट हैं, उसके अलावा जो एसीपी जो ग्रांट किया जाएगा, और जैसे 8 इयर्स की सर्विस के बाद आप एचसीएस के एग्ज़ाम्स दे सकते हैं जहां पर कुछ आपको बेनिफिट्स मिलते हैं एग्ज़ाम्स के अंदर। तो एचसीएस से रिलेटेड जब आप 8 इयर्स कंप्लीट करेंगे, अगर यह पीरियड आपका इंक्लूड नहीं किया जाएगा तो ऑब्वियसली उन चीज़ों के लिए आप लेट एंटाइटल्ड होंगे। तो कोर्ट के द्वारा अब जो 19/12/2022 को जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं उसके अंदर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जो कि एक बहुत डिफ़िकल्ट टास्क थी, कि सभी केसेस के अंदर सरकार अपना रिप्लाई सबमिट करे और सभी पेटिशनर्स के जो एडवोकेट्स हैं उनको उनका रिप्लाई जो पेटिशन का मिले, ताकि केस जो है वो फाइनल आर्गूमेंट की तरफ बढ़ सके। तो 19/12 को ये प्रोसीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं। स्टेट ने अलग अलग केसेस के अंदर अलग अलग रिप्लाई सबमिट करवाने की बजाय एक कंप्रीहेंसिव रिप्लाई जो है वो सबमिट करवाया है, और कोर्ट ने इस बारे में 19/12/2022 के ऑर्डर के अंदर नोट किया है इस बात को। और इसी कंप्रीहेंसिव रिप्लाई के ऊपर जो नेक्स्ट डेट है 16 फरवरी 2023, उस डेट को अब पॉसिबल है कि केस की फाइनल आर्गूमेंट होकर जो पेटिशनर्स हैं उन्हें अपना रिलीफ मिले। अब जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो कि पहले रिजल्ट के अंदर सिलेक्टेड नहीं थे और अब दोबारा रिवाइज रिजल्ट के अंदर सिलेक्टेड हैं, उनके साथ भी इशू ये है कि अगर उनको प्रीवियस जो पीरियड है, यानी कि उन्हें 2020 के अंदर सिलेक्शन हो जानी चाहिए थी अगर एचएसएससी की गलती नहीं होती, लेकिन उनकी ज्वाइनिंग अब 2022 में हो रही है, जबकि कुछ कैंडिडेट्स की 2020 में हो गई थी और उनको कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस का बेनिफिट जो है वो कोर्ट के द्वारा दिया जा रहा है। तो ऑब्वियसली जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो अपने डिपार्टमेंट के अंदर सबमिट करवाकर आगे की प्रोसीडिंग्स जो है वो डिपार्टमेंट कैरी ऑन करेगा। अगर ये एक्सपेक्ट हम करें कि कोई डिपार्टमेंट फर्दर इससे रिलेटेड कोई कॉमन ऑर्डर या कोई कॉमन प्रोसीडिंग्स जो हैं इसके अंदर आएंगी, तो आई थिंक दैट expectation is not well founded, because in the absence of any particular rule in the Civil Services Rule 2016, it would be difficult for the CS also to pass a common order। जैसे कि आपने यहाँ देखा कि एक कॉमन ऑर्डर पास करने की कोशिश की गई और जो आपका कंपलसरी वेटिंग पीरियड जो रूल 8.10 के अंदर इसको कंसिडर करने की बात हो रही है, वहाँ पर क्योंकि वेरियस कैंडिडेट्स के जॉब के वेरियस एस्पेक्ट्स हैं और वेरियस गैप पीरियड हैं और एक मैक्सिमम लिमिट रूल 8.10 के अंदर दी गई है, तो उन सब को उस चीज़ से कवर कर पाना डिफ़िकल्ट है, जो कि फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ा रहा है। जब इन्हें इम्प्लीमेंट किया जाएगा तब जो इशू अराइज होंगे, दैट विल गिव राइज टू द इंडिविजुअल लिटिगेशंस, बिकॉज सीनियरिटी और अदर एस्पेक्ट से रिलेटेड काफ़ी इश्यूज अराइज होंगे। सो एक तरीके से एक सिंपल प्रोसीडिंग्स जो कि एचएसएससी की एक मिस्टेक से स्टार्ट हुई थी, दैट इज़ गोइंग फर्दर इनटू द मोर कॉम्प्लिकेशंस। जहाँ तक फ्रेश कैंडिडेट्स की बात है, तो जो प्रीवियस पीरियड जिस पीरियड के लिए उन्हें जॉब डिनाई की गई, क्या वो उस पीरियड के किसी बेनिफिट के लिए एंटाइटल्ड हैं? सो द फ्रेंड्स, द आंसर इज येस, दे आर एंटाइटल्ड फॉर द नोशनल बेनिफिट्स, नॉट द एक्चुअल बेनिफिट।
there is the difference between the notional benefits and the actual benefits, because in the actual benefits you also get the salary and the other actual benefits, but in the notional benefits you might not get the salary. That has already been noted in the order dated 25th April 2022, but you are entitled to get the notional benefits. It means कि उस पीरियड को आपकी सीनियोरिटी, इंक्रीमेंट्स या अदर नोशनल बेनिफिट्स के लिए कंसिडर किया जाए और उसको आपके टोटल सर्विस पीरियड के अंदर काउंट किया जाए। सो फ्रेश कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड हैं, जो कि पहले सिलेक्टेड नहीं थे, उनकी पेटिशन, माय ऑफिस इज़ गोइंग टू फाइल दैट पेटिशन इन द फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी आफ्टर द रीओपनिंग ऑफ द कोर्ट। जैसा कि आपको जानकारी होगी कि 24 ऑफ दिसंबर से कोर्ट की वैकेशंस हो जाएंगी और 4 ऑफ जनवरी तक कोर्ट की वैकेशन रहेंगी, 4 ऑफ जनवरी 2023 से रिलेटेड। सो जिन फ्रेश कैंडिडेट्स ने अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करवाए हैं मेरे ऑफिस में, जिनकी फाइल्स पेंडिंग हैं, उस केस को छुट्टियों में ड्राफ्ट किया जाएगा और प्रॉपरली जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट्स हैं केस के अंदर और जो भी रिलीफ हमारा बनता है, उन सारे रिलीफ्स को पेटिशन के अंदर इंक्लूड करके फ्रेश कैंडिडेट्स के लिए ये जो प्रीवियस पीरियड है, इस पीरियड को उनके टोटल सर्विस पीरियड में काउंट करवाने के लिए और उनका नोशनल बेनिफिट ग्रांट करने के लिए इस पेटिशन को ड्राफ्ट किया जा रहा है और इस पेटिशन को फाइल किया जाएगा बाय द मिड ऑफ जनवरी, मे बी 15 ऑफ मई तक, और सेकेंड वीक तक हम इस पेटिशन को जो है कोर्ट के अंदर फाइल करेंगे। तो जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स इस पेटिशन के अंदर जुड़ना चाहते हैं, दे कैन सेंड देयर इन्फॉर्मेशन एंड डिटेल्स ऑन माय ऑफिस व्हाट्सएप नंबर। दैट नंबर इज 7986657694। नाउ कमिंग बैक टू द रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स, रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, उससे रिलेटेड जो 16/12/2022 का जो ऑर्डर सीएस का है, जिससे रिलेटेड ऑब्जर्वेशंस कोर्ट ने 19/12/2022 का जो लास्ट लिस्टिंग थी केस की, उसके अंदर की है, उससे ये बात क्लियर होती है कि जब तक इनको ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, जो भी गैप पीरियड कुछ कैंडिडेट्स का रहता है जिनको अभी ज्वाइनिंग नहीं दी गई है, जो भी गैप पीरियड क्रिएट होगा, बाय एक्सटेंडिंग द बेनिफिट ऑफ रूल ऑफ 8.10, उनको उस पीरियड का की सैलरी जो है वो ग्रांट की जाएगी। अब इस पीरियड को क्या कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के अंदर जोड़ा माना जाए? तो नॉर्मली जैसे हमने बताया कि रीएलोकेशन के केसेस को डिसाइड करते हुए, जो आभास रोहिला एंड तरुण एंड अदर्स के केसेस के अंदर जो रीएलोकेशन को एज अ ट्रांसफ़र मानने की जो बात की गई थी, अगर इस पीरियड को एज अ ट्रांसफ़र माना जाए तो वहाँ पर उस पीरियड की कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस के लिए पेटिशनर्स एंटाइटल्ड हैं, बट दे आर नॉट गेटिंग द रिक्वायर्ड ऑर्डर्स फ्रॉम द डिपार्टमेंट और फ्रॉम द सीएस। सिमिलरली अगर कंपलसरी वेटिंग पीरियड इसको माना जाता है और उस पीरियड की सैलरी ग्रांट की जाती है, इस पीरियड को सैंक्शन होना भी बहुत ज़रूरी है। सैंक्शन में सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम है कि फाइनेंस डिपार्टमेंट को, देखिए सीएस ने क्या इसे सैंक्शन किया है या इसे सैंक्शन के लिए भेजने को कहा है, तो ऑब्वियसली डाटा को सैंक्शन किया जाता है। जब तक डाटा अवेलेबल नहीं है उसकी सैंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। तो अब जो डाटा कलेक्शन करके फाइनेंस डिपार्टमेंट को जो भेजा जाएगा और जो फर्दर सीएस की इंस्ट्रक्शंस होंगी, वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो आने वाली है वो है 30 डेज़ और 42 डेज़ की। लेकिन सरकार, सीएस, गवर्नमेंट किसी भी तरीके से इस रिलीफ को ग्रांट करती है तो इसके अंदर कोई इसे चैलेंज करने वाला नहीं है, क्योंकि सबको बेनिफिट मिल रहा है, तो कोई इसके अगेंस्ट में कोर्ट में नहीं जाने वाला। अब 19 तारीख को भी जिस वक्त ये ऑब्जर्वेशंस कोर्ट द्वारा की जा रही थी या स्टेट काउंसिल द्वारा इस रूल से रिलेटेड सबमिशन दी जा रही थी, वहाँ पर भी क्वेश्चन अराइज किया जा सकता था, बट बीइंग द काउंसल्स फॉर द एम्प्लॉयज़, बीइंग द काउंसल्स फॉर द पेटिशनर्स, हमने भी इस पॉइंट को रेज करना उस टाइम पर अप्रोप्रिएट नहीं समझा। बिकॉज अगर कैंडिडेट्स को इस तरीके से रिलीफ ग्रांट होता है जो कि किसी को एडवर्सली इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, सिर्फ एक रूल की वायलेशन या एक रूल को एक्सटेंड करते हुए वहाँ अपनी पावर को एक्सरसाइज करने की अगर कोई ऑप्शन सीएस के द्वारा अगर लाई गई है, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ वेलकम मूव। लेकिन टेक्निकली कितनी फिजिबल है वो चीज़, दैट यू विल फाइंड अलॉन्ग विद द टाइम। सो फ्रेंड्स, जो पेटिशनर्स ने कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस और कंटिन्यूटी ऑफ गैप से रिलेटेड जो पेटिशंस फाइल की हुई हैं, 19/12 को प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं।
नोटिस के बाद कोर्ट के अंदर प्लीडिंग्स कंप्लीशन की जो स्टेज है, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेज, क्योंकि अब इसके बाद फाइनल आर्गूमेंट के ऊपर केस जो है वो लिस्ट होगा, और फाइनल आर्गूमेंट्स के बाद कोर्ट इसके अंदर पॉसिबल है कि 16 फरवरी 2022 जो नेक्स्ट डेट ऑफ लिस्टिंग है उसके अंदर इससे रिलेटेड ऑर्डर पास हो सके। सो जो भी पेटिशनर्स अभी इन पेटिशंस को ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि जो लास्ट प्रवीण कुमार की पेटिशन फाइल हुई थी, आई थिंक 15 तारीख को फाइल हुई थी, प्रवीण सिंगल एंड अदर्स की पेटिशन, 41-42 के करीब पेटिशनर्स जो हैं उन्होंने ज्वाइन की है पेटिशन। यही उसके साथ, इसी एक्सपेक्टेशंस के साथ कि 19 को या फर्दर नेक्स्ट डेट के ऊपर जब भी केस डिसाइड होगा तो दे विल बी एबल टू गेट देयर ओन ऑर्डर बाय देयर ओन नेम to submit in their respective departments, so that the further proceedings and further implementation of the directions that can be done, and they can be granted their relief what has been dictated by the court or what has been directed by the court. So जिन कैंडिडेट्स के डॉक्यूमेंट्स 16-15 के बाद रिसीव हुए थे और जो 19 के साथ ज्वाइन करना चाहते थे, अब उनकी पेटिशन जनवरी 2nd वीक के अंदर फाइल की जाएगी। सो जो भी अदर कैंडिडेट्स कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस की पेटिशन को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो नेक्स्ट पेटिशन है, वह पेटिशन भी 16 फरवरी 2022 को इन्हीं केसेस के साथ लिस्ट होगी, और सिमिलर ऑर्डर, सेम ऑर्डर उन्हें अपना बाय नेम मिल पाएगा अपने डिपार्टमेंट में सबमिट करवाने के लिए, टू अवॉइड द फर्दर कॉम्प्लिकेशंस ऑन द इशू। इन केस अगर 16 फरवरी 2022 को ऑर्डर हो जाता है कोर्ट का, इससे रिलेटेड डायरेक्शंस हो जाती हैं, और वहाँ पर जो वर्डिंग यूज होती है, दैट वर्डिंग विल बी फॉर द पेटिशनर्स, द पेटिशनर्स आर एंटाइटल्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस। इफ सच काइंड ऑफ वर्डिंग वुड बी यूज्ड इन द ऑर्डर, देन यू शुड रिमेंबर दैट जो कैंडिडेट्स पेटिशनर्स नहीं हैं, जिन्होंने पेटिशन ज्वाइन नहीं की है, जो कोर्ट के सामने नहीं है अपनी प्लीडिंग्स के साथ, मे बी उनके ऊपर इसकी इम्प्लीकेशन वो इंक्लूड ना हो, और दे वुड बी रिक्वायर्ड टू फाइल द फ्रेश पेटिशन टू गेट द सिमिलर ऑर्डर टू बी सबमिटेड इन द डिपार्टमेंट। क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो ये लेटर इशू हुई है, अगर इसको भी देखा जाए तो कोर्ट ने इस ऑर्डर को 19/12 के ऑर्डर के अंदर इंक्लूड किया है, ताकि, और कोर्ट ने कहा है कि इसको एक्सपीडिशियसली जो है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब गवर्नमेंट के एंड के ऊपर एक्सपीडिशियसली कितना किया जाएगा, यू ऑल नो द मोड ऑफ वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। डाटा सबमिट होगा, पहले डाटा कलेक्ट होगा, फिर डाटा सबमिट होगा, उसके बाद उसको जो है अप्रूव किया जाएगा, जो ऑब्जेक्शंस हैं वो डिपार्टमेंट्स को भेजी जाएंगी, कुछ कैंडिडेट्स की जो डिटेल्स हैं उससे रिलेटेड करेक्शंस अगर कोई रिक्वायरमेंट है वो की जाएगी। सो वी कैन नॉट से कि दैट प्रोसेस ऑन द गवर्नमेंट साइड दैट विल टेक अराउंड 2 months, 4 months or 6 months, whatever. But once when the directions are passed by your particular name in your particular petition, then you don't need to worry about that. You just need to submit your order along with your application or legal notice to the department, and necessary would be done by the department in the course of time, and you don't need to worry about that. So in any case, if you want to join the petition for continuity of service, reselected candidates जो हैं 16/12 से पहले जो petition फाइल होगी, जो कि 16/12 को इनके साथ ही लिस्ट होकर डिसाइड होगी, उसके अंदर अलग से सरकार को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्रीहेंसिव रिप्लाई जो है, रिटर्न स्टेटमेंट कंप्रीहेंसिव, वो स्टेट के द्वारा फाइल की जा चुकी है। सो दैट इज़ एप्लीकेबल टू ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, एंड दैट हैज़ कवर्ड ऑलमोस्ट ऑल द केसेस दैट आर लिस्टेड इन कैटेगरी 1, एंड द फर्दर डेट ऑफ लिस्टिंग ऑफ विच इज़ 16th of February 2023। दूसरी बात कुछ कैंडिडेट्स को ये है कि 19/12 को क्या प्रोसीडिंग्स हुई, क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन भी देख पाते हैं जब भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चलती है, मैटर कितनी देर कोर्ट के अंदर चला, आजकल ऑनलाइन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, और कैंडिडेट्स अपने केसेस को वॉच भी करते हैं जब ये केसेस कोर्ट के अंदर लिस्टेड होते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि केस के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 20 to 25 मिनट्स जो थे वो कोर्ट ने स्पेंड किए,
तो एक तो कॉम्प्लिकेशंस जो अराइज हुई वो ये हुई कि कैटेगरी 1 के अंदर कुछ ऐसे केसेस भी इंक्लूडेड किए गए थे रजिस्ट्री के द्वारा जो कि कैटेगरी 1 में नहीं बल्कि कैटेगरी 2 या 3 में फॉल करते हैं। तो स्टार्टिंग के कुछ जो मिनट्स थे दैट वर टेकन टू सेग्रीगेट दोज केसेस, टू सेपरेट दोज केसेस, एंड आफ्टर दैट द पर्टिकुलर हियरिंग वाज गिवन in relation to the different aspects of all the cases, and after that the order has been passed by the court. So 19/12/2022 के ऑर्डर के तहत प्लीडिंग्स केस के अंदर कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये फाइनल हियरिंग के लिए, फाइनल आर्गूमेंट के लिए केस लिस्टेड है 16 फरवरी 2023 के लिए। कुछ केसेस के अंदर 16 अप्रैल 2023 की डेट भी जो है जो हाई कोर्ट की जो वेबसाइट है वहाँ पर केस के अंडर शो हो रही हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 अप्रैल, आई थिंक 16 अप्रैल की डेट शो हो रही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 16 अप्रैल इज़ अ हॉलीडे, दैट इज़ अ संडे, सो दैट इज़ द कन्फ्यूज़न, एंड ड्यू टू दैट कन्फ्यूज़न द अपडेशन हैज़ बीन मेड, और इस डेट को करेक्ट कर दिया जाएगा। अब ये 16 फरवरी के लिए ही लिस्ट होंगे, दैट इज़ एक्सपेक्टेड, क्योंकि ऑर्डर के अंदर जो डेट मेंशन्ड है दैट इज़ 16 फरवरी 2023। सो प्लीडिंग्स आर कंप्लीट, सो मैटर इज़ रेडी फॉर द फाइनल आर्गूमेंट्स। सो द फाइनल ऑर्डर इन दिस केस रिगार्डिंग द कंटिन्यूटी ऑफ सर्विस, previous service in the same or other department, and continuity of the gap period, that will be included in the order, and it is expected that that order will be passed in respect of the petitioners, and those who are the petitioners in these cases, they would be able to get their order by name to submit in their departments. Now friends, the next point is about the relieving candidates. रिलीविंग कैंडिडेट मीन्स कि जो कैंडिडेट्स प्रीवियस रिजल्ट, प्री रिवाइज्ड रिजल्ट के अंदर सेलेक्टेड थे लेकिन रिवाइज्ड रिजल्ट के अंदर सेलेक्टेड नहीं हैं, क्या उन कैंडिडेट्स को कोई रिलीफ मिल पाएगा? सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि उनकी रिलीविंग के ऊपर 6 जुलाई 2022 को कोर्ट के द्वारा स्टे किया गया था, और मोस्टली कैंडिडेट्स का ये मानना है कि वो स्टे अभी तक चल रहा है, जबकि फैक्चुअल पोजीशन ये है कि वो स्टे सिर्फ नेक्स्ट प्रोसीडिंग्स के लिए और नेक्स्ट डेट तक ही एक्सटेंड किया गया था, उसके बाद उसे एक्सटेंड नहीं किया गया है। सो प्रैक्टिकली जो रिवाइज रिजल्ट के अंदर रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स नहीं हैं और जो पहले काम कर रहे थे, उनको रिलीव करने के लिए फ्रेश शो कॉज नोटिस डिपार्टमेंट्स के द्वारा इशू किए जा रहे हैं और उन्हें रिलीव किया जा रहा है। उन्हें रिलीव करने से जो वेटिंग लिस्ट के कैंडिडेट्स हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, उनकी ज्वाइनिंग की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ेगी, क्योंकि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं उसमें से कुछ कैंडिडेट्स की अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हो पाई है, इस वजह से वेटिंग कैंडिडेट्स का भी अब तक नंबर नहीं आ पाया है। सो जो ज्वाइनिंग की वेट कर रहे हैं कैंडिडेट्स, जो रीसिलेक्टेड हैं रिवाइज रिजल्ट के अंदर और जिनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है, उनसे रिलेटेड एक पॉइंट यह क्लियर किया जा चुका है कोर्ट के द्वारा 19/12/2022 का जो ऑर्डर है कि चाहे उनकी ज्वाइनिंग और डिले करेगी गवर्नमेंट, लेकिन उनको गैप पीरियड की सैलरी दी जाएगी जिस दिन से उनको पहले रिलीव किया गया था उस दिन से लेकर जब तक उनकी ज्वाइनिंग नहीं होती। एक तरीके से देखा जाए तो अगर इस चीज़ को फर्दर एक्सटेंड किया जाए तो इनकी वजह से जो वेटिंग कैंडिडेट्स अब तक वेट कर रहे थे और जिनकी वेटिंग पीरियड जिनका एक्सटेंड हो रहा था क्योंकि रीज्वाइनिंग नहीं हो पा रही थी, जैसे कि आपने 2020 के रिजल्ट के अंदर देखा कि 3 वेटिंग लिस्ट जो है वो इशू की गई थी HSSC के द्वारा और उनकी ज्वाइनिंग भी करवाई थी। तो जैसे पहली लिस्ट क्लियर होकर ज्वाइनिंग क्लियर होती है, डाटा को अपग्रेड किया जाता है, उसके बाद वेटिंग लिस्ट से रिलेटेड जो लिस्ट, वेटिंग लिस्ट जो है जो कि सिलेक्शन के लिए जिनका नंबर आया है वो क्लियर की जाती है। तो यहाँ पर जब रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ही ज्वाइनिंग नहीं हो पाई थी अब तक, तो ऑब्वियसली वेटिंग के जो कैंडिडेट्स थे वो भी उससे सफ़र कर रहे थे। सो अगर इस चीज़ को और एक्सटेंड किया जाए तो क्या वेटिंग कैंडिडेट्स भी इस गैप पीरियड की सैलरी के लिए एंटाइटल्ड हैं? क्योंकि अगर टाइम पर रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग करवा दी जाती तो वेटिंग कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग उससे पहले हो जाती, लेकिन इस पीरियड को डिफ़ाइन करना दैट इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, एंड आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई रिलीफ जो है वो कोर्ट किसी स्टेज के ऊपर फैक्ट्स को
सेग्रीगेट करके और फैक्ट्स को डिफ्रेंशिएट करके इसमें कोई रिलीफ ग्रांट कर पाएगी। तो यहाँ पर सिर्फ इस पीरियड को उनके कंटिन्यूटी पीरियड के अंदर ऐड किया जा सकता है। दैट इज़ अ पॉसिबिलिटी एंड दैट विल बी डन। एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द फ्रेश कैंडिडेट्स ऑल्सो आई हैव अर्लियर स्टेटेड दैट व्हाट काइंड ऑफ रिलीफ दे कैन गेट। नो फ्रेंड्स, जो रिलीव्ड कैंडिडेट हैं, जिनकी रिलीविंग की जा रही है, जिनका 6/7/2022 को जो रिलीविंग के ऊपर स्टे हुआ था, सो आपको मोस्टली को यह पता होगा कि जो उनकी रिलीविंग के ऊपर स्टे हुआ था दैट वाज अ काइंड ऑफ अ टेक्निकल स्टे, यानी कि रिवाइज रिजल्ट के बाद उन्हें शो कॉज नोटिस इशू किया गया और शो कॉज नोटिस इशू होने शो कॉज नोटिस के अंदर जो पीरियड था 7 डेज़ का, वह पीरियड ख़त्म होने से पहले ही उनको 5 डेज़ के अंदर 6 डेज़ के अंदर रिलीव कर दिया गया। यानी कि टेक्निकली शो कॉज नोटिस के अंदर जो पीरियड उनको रिलीव होने के लिए दिया गया था वह पीरियड कंप्लीट नहीं किया गया, स्टैट्यूटरी पीरियड कंप्लीट नहीं किया गया और उन कैंडिडेट्स को रिलीव कर दिया गया। इसी पॉइंट को बेस बनाते हुए उन्होंने अपनी पिटीशन हाई कोर्ट के सामने फाइल की थी और इस टेक्निकल एस्पेक्ट को देखते हुए कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे किया था। और एचएसएससी ने जैसे कहा था और कोर्ट ने भी जैसे ऑब्जर्व किया था कि इन्हें फ्रेश शो कॉज नोटिस देकर रिलीव किया जा सकता है और अगर सेम ऑर्डर है फ्रेश शो कॉज नोटिस के अंदर तो नेक्स्ट डेट तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट डेट को इंटरिम ऑर्डर कंटिन्यू करने की डायरेक्शंस हुई जो कि उस ऑर्डर के बाद फर्दर कंटिन्यू नहीं की गई। सो इट मीन्स कि इनकी रिलीविंग के ऊपर स्टे नहीं है, लेकिन एचएसएससी की मिस्टेक की वजह से इन्हें कहा गया है कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं 2020 के अंदर और इन्होंने लगभग 2 साल के करीब अपनी सर्विस की है। तो क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट जहां एचएसएससी के अंदर एचएसएससी ने कमिट किया और ये कैंडिडेट इफेक्ट हुए, तो क्या इन कैंडिडेट्स का कोई सर्विस के ऊपर राइट है या इन कैंडिडेट्स का किसी प्रकार की कॉम्पनसेशन से रिलेटेड कोई राइट है या इन कैंडिडेट्स के लिए कोई टेम्परेरी या कोई स्पेशल पोस्ट क्रिएट की जा सकती हैं इन लोगों को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर किसी कैंडिडेट को एचएसएससी के द्वारा या सरकार के द्वारा यह कहा गया कि आप सिलेक्टेड हैं और उस कैंडिडेट ने जॉब ज्वाइन कर ली इनके स्टेटमेंट को बिलीव करते हुए कि आप सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं और बाद में 2 साल के बाद रिवाइज रिजल्ट में पता लगता है कि भाई 3 क्वेश्चंस के अंदर मिस्टेक थी और दैट ड्यू टू दैट मिस्टेक इनको सिलेक्ट किया गया था, तो क्या इनको स्ट्रेट अवे 2 साल के बाद ये कहा जा सकता है कि अब आप घर बैठिए? क्या हर एक की सोशल इकोनॉमिक सिचुएशंस जो हैं उनके अंदर चेंजेस नहीं आए हैं? और सबसे बड़ी बात है कि जो कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे थे, अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे अलग अलग एग्ज़ाम के लिए, सिलेक्शन होने के बाद में उन्होंने अपनी तैयारी करना बंद कर दिया, उन्हें जॉब मिल गई। उसके बाद जो 10, 12, 15 एडवर्टाइजमेंट्स जो अलग अलग पोस्ट के लिए इशू हुई जहां पर वो एलिजिबल थे अप्लाई करने के लिए, वहां पर उन्होंने अपॉर्चुनिटी को एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी वर्किंग थे, उन्हें ज़रूरत ही नहीं थी। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या सिर्फ एक एचएसएससी की मिस्टेक बताते हुए उन लोगों को ये डायरेक्शंस दी जा सकती हैं कि यू हैव नो रिलीफ? तो ऑब्वियसली देखिए हाई कोर्ट की तरफ से जो शो कॉज नोटिस से रिलेटेड जो स्टे दिया गया था और अब जो सिचुएशन है इनको रिलीव करने की, फ्रेश शो कॉज नोटिस देकर इन कैंडिडेट्स को रिलीव किया जा रहा है। फ्रेंड्स, आप लोगों को हाई कोर्ट के सामने कोई रेमेडी बेशक अवेलेबल ना हो, हाई कोर्ट बेशक इन चीज़ों से रिलेटेड डायरेक्शंस पास ना करे, लेकिन आपकी जो रेमेडी है वो सिविल लॉ के अंडर है, जो कि इंडियन कंट्रैक्ट एक्ट प्लस आपका सिविल प्रोसीजर कोड 1908 प्लस आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, इनके अंदर जो आपकी रेमेडी है वो सिविल कोर्ट की रेमेडी है। और जैसे कि एचएसएससी का हेड ऑफिस पंचकुला है, तो यह रेमेडी सिविल कोड पंचकुला में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। और इस रेमेडी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट आपका सरकार के साथ हुआ, जो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जिसके तहत आपने अपनी सर्विस ज्वाइन करी, क्या उस सर्विस कॉन्ट्रैक्ट से सरकार बाध्य है कि आपको नौकरी दी जाए? या इन केस अगर सरकार अपने आप को बाध्य नहीं मानती है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए अगर सरकार रेडी नहीं है, so in that case you are eligible for the award of the compensation
and I think that compensation should be sufficient enough to accommodate your loss and the loss of actual loss, the financial loss and the loss of the opportunities. So that should be a reasonable amount. So सिविल कोर्ट के अंदर अगर आप इस रेमेडी को एक्सरसाइज करते हैं, द नंबर ऑफ द केसेस दैट वुड बी फाइल्ड इन द जनवरी इटसेल्फ आल्सो, बिकॉज अभी का जो शेड्यूल रहा जो पिछले 2-3 मंथ्स का इन केसेस के अंदर, सो दैट वाज इन रिस्पेक्ट ऑफ द रीसिलेक्टेड कैंडिडेट्स. तो रिलीविंग कैंडिडेट से रिलेटेड जो कैंडिडेट रिलीविंग से इफ़ेक्टेड हैं, जिन्हें अपनी नौकरी खोनी पड़ रही है, वो सिविल रेमेडी की तरफ जा सकते हैं. और इसके लिए लिमिटेशन है. इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आप 2 साल के बाद विचार बनाए तब भी आपके लिए रेमेडी अवेलेबल होगी, या 4 साल के बाद विचार बनाए तब भी रेमेडी होगी. देयर इज़ अ पर्टिकुलर लिमिटेशन फॉर दैट. और वो लिमिटेशन जो कैंडिडेट्स की अलग अलग सिचुएशंस है रिलीविंग की, किसी को पहले किया गया, किसी को अब रिलीव कर दिया गया, या किसी की रिलीविंग के ऊपर स्टे था, तो जिस दिन से ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट हुआ, चाहे दैट इज़ ड्यू टू द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, बिकॉज कोर्ट की डायरेक्शंस थी रिजल्ट को रिवाइज करने की. जो मिस्टेक कमिट की थी HSSC ने वो ऑलरेडी कमिट की जा चुकी थी. तो अगर हाई कोर्ट के ऑर्डर के तहत उनको रिमूव किया गया है, उसके बावजूद भी जो सिविल रेमेडी उनकी बनती है इंडिविजुअल की, वो एक्सरसाइज कर सकते हैं. और उसके अंदर या तो गवर्नमेंट को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कंट्रैक्ट करना होगा, या फिर आपको जो कॉम्पनसेशन की रेमेडी है वो ग्रांट करनी होगी. सो फ्रेंड्स, ये सारी कन्फ्यूजन्स किसी भी कैंडिडेट की CS की लेटर से रिलेटेड, ज्वाइनिंग से रिलेटेड, रिलीविंग से रिलेटेड, सैलरी से रिलेटेड, फॉर द गैप पीरियड से रिलेटेड, या कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस सर्विस से रिलेटेड जो क्वेरीज हैं, द मोस्ट ऑफ द एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू दीज इश्यूज हैव बीन कवर्ड इन दिस वीडियो. सो आई हैव ट्राइड टू इंक्लूड ऑल दीज इश्यूज. और जो कैंडिडेट्स की क्वेरीज़ जो मेरा ऑफिस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप के थ्रू जो कैंडिडेट्स क्वेरीज़ करते रहते हैं, तो जो इम्पोर्टेंट क्वेरीज़ हैं जो कि एक लार्ज नंबर ऑफ कैंडिडेट्स को इफ़ेक्ट करती हैं, मेरी कोशिश रहती है कि उन्हें इस वीडियो के अंदर इंक्लूड करने की, ताकि आपको एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन सारे केसेस से रिलेटेड मिल सके. सो फ्रेंड्स, अगेन आई से 16 फरवरी 2023 को, अब क्योंकि प्लीडिंग्स कंप्लीट हो चुकी हैं इन केसेस के अंदर, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि जैसे ही नेक्स्ट डेट के ऊपर इन मैटर्स की आर्गूमेंट ख़त्म होती है, तो उसके बाद कोर्ट इनके अंदर डिसीजन पास करे. एंड एज इट इज़ अ CWP, सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द decision would be for the petitioners in these petitions and may not be for everybody. जिन्होंने पेटिशन ज्वाइन नहीं की है उनके लिए फर्दर ऑप्शन यह रहेगी कि इस ऑर्डर के बाद अगर 16 फरवरी 2023 को कोर्ट अगर कंटिन्यूटी से रिलेटेड एक फाइनल ऑर्डर पास करती है, तो उसके बाद दे कैन ऑल्सो फाइल देयर पेटिशन आफ्टरवर्ड्स. और उसके अंदर रिलीफ यही होगा कि जो इन केसेस के अंदर रिलीफ ग्रांट किया गया है, दैट सेम ऑर्डर शुड बी एप्लीकेबल टू देम. और जो लोग ऑलरेडी इन पेटिशन को ज्वाइन कर चुके हैं, दे विल गेट द ऑर्डर बाय देयर ओन नेम. तो उनकी जो फर्दर इश्यूज हैं, फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो अराइज नहीं होंगी. उन्हें सिर्फ यही करना होगा कि जो सर्टिफाइड कॉपी है ऑर्डर की, वो लेकर या तो लीगल नोटिस के थ्रू या अपनी एप्लीकेशन के थ्रू आप अपने डिपार्टमेंट में और CS ऑफिस में उसको डिपॉजिट करवाएं, उसको सबमिट करवाएं, उसको सेंड करें. और उसके बाद में ऑटोमेटिकली as and when the government will implement the order, you will be granted all the reliefs. और उसके बावजूद भी अगर सरकार रिलीफ आपको ग्रांट नहीं करती है, तो आपके पास में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स रहेंगी. अगर 2-4 महीने बेवजह बगैर किसी इम्प्लीमेंटेशन के अगर सरकार पास करने की कोशिश करती है आप लोगों को रिलीफ ग्रांट किए बगैर, सो इन दैट केस यू वुड बी हैविंग द ऑप्शन एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ फाइलिंग द कंटेम्प्ट पेटिशन अगेंस्ट द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ऑर्डर. और फ्रेश कैंडिडेट से रिलेटेड जैसे मैंने ऑलरेडी बताया कि फ्रेश कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एंटाइटल्ड फॉर द नोशनल बेनिफिट ऑफ द प्रीवियस सर्विस एज वेल एज फॉर द गैप पीरियड. जिन कैंडिडेट्स को रिलीव किया जा रहा है उनसे रिलेटेड जैसे मैंने आपको क्लियर किया
कि अगर कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से जैसे पहले स्टे उनको मिला था लेकिन अब स्टे नहीं है और उनको फ्रेश शो कॉज नोटिस दे के रिलीव किया जा रहा है, सो इंस्टेड ऑफ रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट फॉर दिस, you have the option of filing the civil suit for the civil remedy before the civil court Panchkula, and for that purpose you can contact my office. और आपकी अदर कोई क्वेरी है इन इस सिलेक्शन से रिलेटेड या किसी ऑर्डर से रिलेटेड या सीएस की लेटर से रिलेटेड, अगर कोई भी क्वेरीज हैं फर्दर रिलीफ से रिलेटेड, जो कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, that you can send on my office WhatsApp number. I repeat the number. This number is 79866 57694, and description में भी this number is mentioned. So you can WhatsApp your query. If necessary, you can call this number to discuss your query. And I think most of the issues, most of the queries have been covered by this video. If you have any other issues, I will update another video. And until then, friends, take care. Do like and share this video to the needful, and especially this remedy for the candidates who are being relieved from their department by serving the fresh show cause notice. Those people, they can file for the specific performance of the contract or the alternative remedy of compensation before the civil court. So friends, this is done for today. These are the topics that we have covered in this. All the queries I have tried to include in this. So friends, like the video, share the video, and for the next updates you can subscribe this channel Easy Legal Talks, and you will get the direct notification on your mobile whenever we will update the next video on this topic. Till then, take care.